What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है। इतने ही शानदार ये आदमी थे। सिंह की तरह बनो। जो भी करना है जोरदार तरीके से करना है और दिल लगा कर करना है। एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ करना है तो फिर करना है, चाहे भूकंप आए चाहे सुनामी आए। क्योंकि अपने आप पे इतना तो भरोसा होना ही चाहिए कि यार मैं एक बार कुछ डिसाइड कर लेता हूँ तो फिर उसका कर ही छोड़ता हूँ। तो इस तरीके का अगर एटीट्यूड रहेगा दोस्तों तो फिर कुछ भी करके लेके निकल जाओगे। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, यार पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। बस हमेशा वो एटीट्यूड अपने अंदर बरकरार रखिए, क्योंकि वही एक एटीट्यूड है जो आपको हर टाइम चिंगारी देगा। जब भी आप नर्वस होंगे तभी आपको एक एनर्जी देगा, तभी आपको एक रास्ता दिखाएगा कि नहीं, अभी बहुत रास्ते हैं, इन रास्तों पर हम लोग चल सकते हैं और इस रास्ते से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हर एक आदमी के मन में मायूसी आती है कि यार अब छोड़ देता हूँ, अब नहीं हो पा रहा है। तो उस मायूसी को साइड में रखते हुए फिर से अपने आप को बोलना है कि अब यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक किस लिए आया है, ये तो बताए एक बार। तो फिर से आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, अभी रुकना नहीं है मुझे, फिर से आगे चलना है मुझे। ठीक है? तो इस तरीके से हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए। अगर कुछ डिसाइड कर लिया है, तो वो भी डिसाइड आप ही ने किया है, तो आप ही को अचीव करना है। कोई आपकी जगह उसको आके करने वाला नहीं है। तो कभी भी ऑप्शन मत रखो कि ये नहीं होगा तो ये कर लूँगा। इसलिए अगर आपके पास में ऑप्शन रहेगा, तो आपकी एनर्जी आपके गोल की तरफ को आधी हो जाएगी। तो हमेशा अपने गोल को पूरी एनर्जी देने की कोशिश करिए। ओके? तो आज 6th में है, देख लेते हैं हमको कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं और इसके बाद में फिर पीआईबी का कुछ पोर्शन देखेंगे हम। ओके, ये वाला स्टार्टिंग का आर्टिकल जो है, अभी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी जी हैं उनका टेन्योर पूरा हो चुका है। तो उसके बेस पे अभी गहमा गहमी चल गई है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं और किन को इलेक्टेड किया जाएगा। तो अपोजिशन वाले सारे लीडर हैं, आज के डेट में मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं कि किन को प्रेसिडेंट चुनना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखिए, जो बीजेपी ने 2002 में जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उनको इलेक्ट किया था, वो एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं थे। तो ऐसे लीडर को चुनना चाहिए एज ए प्रेसिडेंट। तो उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। पर लेकिन अगर अगर कांग्रेस को देखा जाए तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को चुना, जो कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे। तो जो नॉर्मल मेंबर होना चाहिए अगर प्रेसिडेंट, देखिए एक मतलब नॉन पॉलिटिकल मेंबर होना चाहिए, क्योंकि उनको एक इस तरीके से न्यूट्रल मेंबर का रोल प्ले करना होता है। ठीक है? उनको पूरी कंट्री को देखना होता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो इसमें तो कोई ज्यादा चीजें दे नहीं रखी है। तो इसके एवज में हम देख लेंगे कि इंडिया में जो होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, तो थोड़ा-सा हम उस पे फोकस डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? ये वाला आर्टिकल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कंप्लीटली वहीं के बारे में बता रखा है, किस-किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये वाला आर्टिकल फ्रांस के इलेक्शन से रिलेटेड है। वैसे तो फ्रांस के इलेक्शन से रिलेटेड है, पर डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी ज़िक्र किया गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि बीच-बीच में कई जगह कि डोनाल्ड ट्रंप को मतलब काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। बोला गया है कि वोटरों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने वोट दी है, वोटरों ने तो अपना काम पूरा कर दिया वोट देने के बाद में, और उसके बाद में आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? ये सरासर जो गलती है वो पॉलिटिशियन की है। तो अभी सेकंड राउंड के यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं 7 तारीख को, यानी कि कल। अभी देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से रिजल्ट निकल के आएगा। थोड़ा-सा इसके बारे में भी देख लेंगे कि फ्रांस में इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। ये वाला आर्टिकल आईपीएल के बारे में है। इस वाले आर्टिकल को बताता हूँ मैं। इस वाले आर्टिकल में एक्चुअली है क्या, अभी आईसीसी की मीटिंग हुई थी, ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया, बीसीसीआई ने एक अपना प्लान उनके सामने रखा था कि इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करके चलना चाहिए, पर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और कंप्लीटली जो इसका रिवेन्यू है बीसीसीआई का, रिवेन्यू भी काफ़ी घटा दिया है। तो इसके एवज में अभी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। तो चैंपियन ट्रॉफी में अब तक टीम के नाम डिसाइड नहीं किए गए हैं और ये बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट में अपनी वहां पे टीम नहीं भेजेंगे, चैंपियन ट्रॉफी में टीम नहीं भेजेंगे। ठीक है? तो उसी के बेस पे इस आर्टिकल में ये चीजें बताई गई हैं कि मतलब एक तरीके तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको संभाला नहीं जा रहा है, और दूसरी साइड में जो गेम है उसको भी बर्बाद करने पे आप लोग तुले हुए हैं। कम से कम जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखिए। आप जो आपके आपस का जो आपको लग रही है कि जो भी मतलब एक तरीके से जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को साइड में सुधारिए, उस साइड को साइड में सुलझाइए। अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है कम से कम उसको ढंग से लेके चलिए। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसने कई सारी रिकमेंडेशन आई थी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है, तो वो भी रिकमेंडेशन ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। तो उसके बीच में भी इनमें लड़ाई चलती रहती थी। तो हमेशा बीसीसीआई जो है वो हमेशा चाहती है कि एक पावरफुल अपना पलड़ा भारी रखे और सामने वाले की न चलने दे। तो यही चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई कि कुछ भी करो, चाहे आप जो भी गहमा-गहमी आपकी चलती रहे, पर लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी में है वो आपको टीम टीम सेलेक्ट करनी चाहिए और टीम को वहां पे भेजना चाहिए। ठीक है ना? तो गेम को इसके लिए आपको
मतलब गेम सफर नहीं करना चाहिए आपकी इन नौटंकियों की वजह से, कहने का मतलब ये है। तो ये डिस्कस किया गया। आज सैटरडे है तो सैटरडे में यही आता है ग्राउंड जीरो। तो यहाँ पे एक एरिया है पर्टिकुलर, उसके बारे में जिक्र किया गया है, नाला माला हिल रेंज। तो इस रेंज का जिक्र किया गया है, वैसे तो पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कैसे कम से कम कहाँ पे है। तो नाला माला हिल रेंज जो पड़ेगी वो ईस्टर्न घाट पे पड़ेगी, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट पे पड़ेगी आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो पहले तो यही याद रखना है आपको, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी एक्सप्लेन किया था। तो नाला माला हिल रेंज ईस्टर्न घाट पे पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में पर्टिकुलर कम्युनिटी को उठा लेते हैं, ये हर सैटरडे को उसका जिक्र करते हैं। तो वही सब चीजें, इसके अलावा हम जो अपना पीआईबी में देखेंगे उसमें कई अच्छे अच्छे आर्टिकल थे, उन आर्टिकल को हम लोग देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो आइए पहले अपना प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे हम लोग फोकस करते हैं कि होता कैसे कैसे है। सबसे पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होती है। देखिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, ठीक है ना। पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा होती है। दूसरी होती है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोला जाता है, इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है लोकसभा को, इसको अपर हाउस बोला जाता है। और तीसरे नंबर पे होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर लोकसभा से कोई बिल पास हो रहा है, राज्यसभा से कोई बिल पास हो रहा है, उसके बाद में जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तब जाके वो एक्ट बनता है, उससे पहले वो एक्ट नहीं बनता है। तो इसलिए इसलिए तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो प्रेसिडेंट को ऐसे एज एक पर्सन नहीं देखा जाता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट को एज ए ऑफिस देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट एक सिंगल एंटिटी नहीं है, यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन नहीं है, एज ए ऑफिस देखा जाता है। तो तीनों मिलके हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट बनाते हैं। तो पार्लियामेंट में इस तरीके से यहाँ पे जब तीनों चीजें पास होके पहुंच जाती हैं, तो फिर तब जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तब तक उसको अधूरा माना जाता है। प्रेसिडेंट के साइन होने पे यहाँ पे वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट की हमारी काफी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के, अब यहाँ से प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में जो सारी चीजें लिखी गई हैं, मतलब एक तरीके से यूनियन एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो आर्टिकल 52 से 78 तक आते हैं, पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, खासकर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू से तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे अभी क्या बोलते हैं, देखिए कई बातें बोली जाती है, कहीं तो बोला जाता है प्रेसिडेंट जो हमारे हैं सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब एक ऐसी हेड है जो असली पावर है वो प्राइम मिनिस्टर में है, ठीक है। इनको कंपेयर किया जाता है जो किंग है यूके के, ठीक है। तो यूके के जो किंग और क्वीन क्वीन होती है कि यूके की, तो उसके साथ में कंपेयर किया जाता है। जिस तरीके से वो सिंबॉलिक हेड है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट भी एक सिंबॉलिक हेड है। पर लेकिन हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा सिंबॉलिक हेड भी नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, ठीक है। तो इतना ज्यादा भी नहीं है जितना ज्यादा वहां पे है, वहां पे तो बिल्कुल ही सिंबॉलिक हेड है। पर हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा सिंबॉलिक हेड नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है। अब थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है हमारे यहाँ पे, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन उसको बोलते हैं जहां पे जो जनता है, जो वोटर है, जो सिटीजन है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसको चुनते हैं, हम लोग अपने यहाँ से या तो एमपी को चुनते हैं और या फिर एमएलए को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ से जो एमपी या फिर एमएलए चुन के जाता है, वो फिर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, अब हम वो थोड़ा वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करता है इसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को वर्ड याद रखना है, ये कई बार आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा, और ये कई बार मतलब एक टेक्निकल वर्ड हो जाता है, थोड़ा यूज भी कई बार होता है। तो इसमें आप लोगों को तीन तरीके के आदमी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला तो जो है इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, इलेक्टेड मेंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, याद रखिएगा, बेहद अच्छे से याद रखिएगा इसको। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। एक तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे नंबर पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि काउंसिल जो है वो सभी स्टेटों में नहीं है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो इसके इलेक्टेड मेंबर है, इसके भी इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। देखिए चीजों को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, क्योंकि अगर इलेक्टेड मेंबर नहीं जाएंगे यहाँ पे तो फिर ये रहेगा कि यार देखिए डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसीलिए इलेक्टेड मेंबर को लिया जाता है ओनली। और तीसरा नंबर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है,
वो है इलेक्टेड मेंबर कहाँ से, मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह इलेक्शन होने के बाद में चीफ मिनिस्टर निकल के आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर आते हैं, यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसीलिए इन दोनों को पार्टिसिपेट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन होते हैं जब, तो दोनों जगह पे चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो इसके भी इलेक्टेड मेंबर है। तो ये तीनों आदमी, मतलब तीनों एरिया के जो आदमी है, ये मिलके यहाँ पे प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, क्योंकि ये सारे जो चुन के जाते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और फिर ये इनडायरेक्टली, मतलब हमारे द्वारा नहीं, ये फिर वहां पे वोट डालते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से वोट डालते हैं, क्या इनका वोटिंग सिस्टम होता है, अब थोड़ा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाती है, वोट जो एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं, उनकी वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो उनकी वोट की वैल्यू निकालने के बाद में, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये चीज थोड़ा समझने में कंफ्यूजन करती है कई बार, तो माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। आप लोगों को थोड़ा देखना है अच्छे से, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे वैल्यू की वोट निकाली जाती है। मान लीजिए हमको एमएलए की वैल्यू की वोट निकालनी है, ठीक है। ये स्टेट ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए, ये कोई स्टेट हो गया एस, ठीक है ना। इस एस स्टेट के हमको एमएलए की वैल्यू की वोट निकालनी है। तो मान लीजिए, तो उसके फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उस स्टेट की, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है, डिवाइड बाय करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए जितने हैं वहां पे, इलेक्टेड एमएलए जितने हैं वहां पे, ठीक है ना। इलेक्टेड एमएलए जितने हैं वहां पे, इसको करते हैं और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 1/1000 से। अब कई बार ये वाली चीज आप लोग छोड़ देते हैं, तो ये ऑप्शन में भी आ चुका है एक बार, एसएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। पूछ लेते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं एमएलए की वोट का, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन ऊपर लिखते हैं, नीचे इलेक्टेड एमएलए, याद रखेगा इलेक्टेड जितने भी इलेक्शन करके हमने भेजा है, जैसे अभी यूपी में इलेक्शन हुए हैं, तो जितने भी इलेक्टेड एमएलए वहां पे आए हैं, तो वो इलेक्टेड एमएलए की बात चल रही है यहाँ पे। और डिवाइड 1000 से किस लिए करते हैं, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना, करोड़ों में पॉपुलेशन पहुंच जाती है, तो उसकी वैल्यू को थोड़ा कम किया जाए, तो इसलिए इसको क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब मान लीजिए एस स्टेट है, ओके, एस स्टेट है, इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन इसकी हम 10 लाख मान लेते हैं, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन हम इसकी 10 लाख मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम 10 लाख पॉपुलेशन मान लेंगे, तो 10 लाख तो हमने इसकी पॉपुलेशन मान ली, उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में मान लीजिए जो एमएलए है यहाँ पे वो 100 एमएलए है, ठीक है। 100 हो गए यहाँ पे एमएलए जो कि हमने इलेक्ट करके भेजे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि सिंगल वोट कैसे निकालते हैं किसी एमएलए की वैल्यू का, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेगा जाके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 100 एमएलए है, सीधी सीधी वैल्यू ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को सीधी समझ में आ जाए। अब क्या करना है, इसको 1000 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या हो गया, 3 जीरो यहाँ से गई, 2 जीरो यहाँ से गई, तो टोटल कितनी जीरो चली गई, 5 जीरो चली गई। तो अब एक एमएलए जो है, जो एक एमएलए है इस एस स्टेट में, उसकी वोट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। एक एमएलए की वोट की वैल्यू 10 हो गई, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, एक एमएलए के पास में 10 आदमी की वोट है, मतलब हम जैसे 10 आदमी की वोट इस अकेले एमएलए के पास में है। ये वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेगा तो 10 वोट लेके जाएगा, कहने का मतलब ये है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। एक एमएलए की वैल्यू की वोट 10 हो गई, ठीक है। तो मतलब समझाने के लिए एग्जाम्पल है ये ओनली, इसको ज्यादा उसमें मत लीजिएगा, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर एक एमएलए की वोट की वैल्यू 10 हो गई, टोटल एमएलए कितने थे हमारे यहाँ पे, 100 एमएलए थे, तो टोटल जो एस स्टेट है उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई एमएलए की, तो 10 तो एक की हो गई, 10 गुना 100, तो टोटल उस स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू हो गई 1000। तो ये यहाँ पे 1000 इसकी वैल्यू की वोट हो गई जो एस स्टेट है। इसी तरीके से, जिस तरीके से एस स्टेट की निकाली है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो 29 के 29 स्टेटों के एमएलए की वैल्यू निकाली जाती है। अब ये आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि ये किस बेस पे वेरी कर रही है, जितनी पॉपुलेशन होगी पॉपुलेशन के हिसाब से, और नीचे जो एमएलए होंगे यहाँ पे उनके हिसाब से चेंज करेगी। तो इसीलिए हर एक स्टेट की वैल्यू जो होती है, वोट की वैल्यू जो होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, किसी भी स्टेट की वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं होती है, हर स्टेट की वैल्यू, वोटिंग जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे एस स्टेट की जो टोटल वोटिंग आ गई यहाँ पे 1000 आ गई, एक एमएलए की 10 आ गई। तो इस तरीके से हम एमएलए की वैल्यू निकालते हैं, एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। अब जिस तरीके से हमने स्टेट के निकाले हैं, उसी तरीके से स्टेट में तो एमएलए होते हैं, आप लोगों को पता होगा स्टेट में एमएलए होते हैं, और जो सेंटर में इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो सेंटर में होते हैं उसको एमपी बोलते हैं,
MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जिस तरीके से हमने स्टेट के निकाले हैं, ठीक है, उसी तरीके से अब MP की वोट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो MP की वैल्यू की जिस तरीके से MP की वैल्यू निकालेंगे वोट की, उसके लिए भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में बोला जाता है कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MP, एक सिंगल MP की जब वोट की वैल्यू निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो जो टोटल टोटल याद रखिएगा, टोटल वोट ऑफ ऑल द MLA, जितने भी MLA हैं, जितने भी MLAs हैं, टोटल वोट ऑफ उनकी वैल्यूज, ठीक है ना, प्लस जो दो यूटी ली है हमने यूनियन टेरिटरी, एक हो गई दिल्ली और दूसरी होगी पुडुचेरी। तो दोनों के जो कि हमारी एक स्टेट की हमने निकाली है, तो कितनी निकल के आई है, 1000 आई है। तो इसी तरीके से सब स्टेटों की निकालनी है, ठीक है ना। मान लीजिए सब स्टेटों की निकाल ली है, तो सारी स्टेटों में डिफरेंट डिफरेंट होगी कुछ ना कुछ, तो उनकी जो वैल्यू आ गई, मान लीजिए यूपी की कुछ आ गई, फिर छत्तीसगढ़ की कुछ आ गई, झारखंड की कुछ आ गई, तमिलनाडु की कुछ आ गई, मध्य प्रदेश की कुछ आ गई, तो सबकी उनकी जो वैल्यू निकल के, जैसे यहाँ 1000 आई है, किसी की मान लीजिए 2000 आ गई, किसी की मान लीजिए 800 आ गई। तो इस तरीके से जो सबकी वैल्यू आएगी, यूनियन टेरिटरीज की वैल्यू आएगी, फिर सबको जोड़ने के बाद में, जो यहाँ पे सम रखा जाएगा, ठीक है, जो सम रखा जाएगा उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में दोनों आ जाते हैं, यहाँ पे राज्यसभा भी आ जाते हैं और लोकसभा भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्टेड मेंबर की बात करिए, तो इलेक्टेड मेंबर अगर पार्लियामेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट में लोकसभा में कितने हो गए, लोकसभा में हो गए 543। दो याद नहीं रखने हैं, वैसे 545 है, दो नॉमिनेटेड है, इनको साइड में निकाल देना है। इसी तरीके से राज्यसभा में कितने हो गए, राज्यसभा में याद आ रहा है, राज्यसभा में हो गए 233, क्योंकि 12 मेंबर जो होते हैं यहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं, टोटल कितने होते हैं 245। याद रखना है ये बहुत अच्छे से, ठीक है, 233, तो यहाँ पे कितना हो गया 245। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो टोटल वैल्यू आएगी, उसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए रियल वैल्यू लेता हूं, जो कि 2012 के इलेक्शन में जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को चुना गया था, उस टाइम पे जो वैल्यू थी यहाँ पे स्टेटों की, वो वैल्यू रखता हूं यहाँ पे, और जो टोटल निकल के आएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो तब देखते हैं हम, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो है, मैं आपको रियल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जो कि 2012 के इलेक्शन में जो डेटा निकल के आया था। तो 2012 के इलेक्शन में जब डेटा निकल के आया था, वहां पे ये मैंने आप लोगों को बताया, लोकसभा में कितने मेंबर हो गए 543, राज्यसभा में कितने हो गए 233, क्योंकि यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड होते हैं और यहाँ पे कितने होते हैं, 2 नॉमिनेटेड होते हैं। तो टोटल जो इनको जोड़ देंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ होगी 776, 776, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को 1000 एक स्टेट की निकाल के दिखाई थी, तो इस तरीके से जब सारे स्टेटों के निकाले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, सारे स्टेटों के निकाले जाएंगे, तो जो निकाले जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी टोटल, ठीक है। सारे स्टेटों की जो मैंने बताया टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल द MLA प्लस दो यूनियन टेरिटरी, कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी, तो उन सबको जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आती है वो ये आएगी। तो डिवाइड किसको करना था, टोटल इलेक्टेड MP ये थे दोनों के मिला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी वो है एक MP की वोट की वैल्यू, एक MP की वोट की वैल्यू, जिस तरीके से एक MLA की वोट की वैल्यू हमारे वहां पे 10 आई थी, जो मैंने एग्जांपल लिया था, और सारे एक स्टेट के MLA की वैल्यू वहां पे 1000 आई थी। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, एक की आ गई है, और अगर सारे की सारों के निकालेंगे 776 की अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, 549408। तो टोटल ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू आ गई, ये सारी मिला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू सबकी मिला के ये आ गई, जिस तरीके से स्टेट की वैल्यू निकाल के वो आई थी, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक चीजें। तो अब देखिए यहाँ पे तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पे टोटल पहले तो ये देख लीजिए मेंबर कितने हो गए, टोटल यहाँ पे जो टोटल MLA हो गए वो इतने हो गए, सबके मिला के, जितने स्टेट हैं उनके मिला के, और जितनी दो यूनियन टेरिटरी है उनके MLA अगर मिलाए जाएं, और उसके बाद में फिर MP कितने हैं हमारे यहाँ पे 776, टोटल मिला के कितने हो गए 4896। तो ये क्या हो गए हमारे यहाँ पे टोटल जो हो गए इलेक्टेड मेंबर हो गए सारे मिला के।
अब वोट की वैल्यू कितनी हो गई इन सारों की वोट की वैल्यू, तो देखिए ये वाली जो वोट की वैल्यू है 549474, तो ये वाले तो स्टेट की हो गई, प्लस जो ये किसकी वैल्यू निकल के आई है अभी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनकी वैल्यू निकल के आई, तो टोटल ये हो गई यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे वोटिंग हो गई, ठीक है ना। तो इनमें से अब इन वोट के बेस पे चुना जाएगा कि कौन सी वोट किसको जा रही है। मान लीजिए एक साइड में हो गए प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना, दूसरी साइड में कोई और खड़े थे यहाँ पे, मान लीजिए प्रतिभा पाटिल जी जो कि गई थी अभी, एक और ले लीजिए यहाँ पे कोई और खड़ा हुआ है यहाँ पे, पीपी हो गए तो, ठीक है, यहाँ पे अमित शाह ले लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी ले लीजिए। अब मान लीजिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो अब इन वोटों में से कितनी कितनी किसको जाएगी, अब जिसको ज्यादा जाएगी उसको इलेक्टेड मेंबर माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बेस पर फिर हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं आगे। अब आगे जितने भी ये मेंबर इकट्ठे होके आ गए, अब ये वोटिंग जो करते हैं उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बोलते हैं, जिसके बेस पे वोटिंग करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4-5 आदमी हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो मान लीजिए ये यहाँ पे टोटल कैंडिडेट हैं जो कि प्रेसिडेंट की रेस में है इलेक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे कितनी सारी वोटिंग थी, हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे टोटल वोट थी ये थी अब यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये टोटल वोट थी, टोटल डालने वाले थे कितने, ये थे 4896। तो ये आदमी क्या करेंगे, अब ये आदमी हर एक आदमी इनको वोट देगा पांचों को, पर पांचों पांचों को वोट कैसे देगा, हर एक आदमी, मान लीजिए यहाँ से ए आदमी निकल के आया, मान लीजिए आदमी 1 निकल के आया, तो आदमी 1 पांचों को वोट देगा। पांचों को वोट कैसे देगा, पांचों को वोट ऐसे देगा कि ये क्या करेगा, नंबर डाल देगा। 5 कार्ड होंगे इसके पास में, एक कार्ड पे लिखा होगा नंबर 1, दूसरे कार्ड पे लिखा होगा नंबर 2, तीसरे कार्ड पे लिखा होगा नंबर 3, 4 और 5। तो मान लीजिए नंबर देना होता है इस तरीके से। तो मान लीजिए ए को इसने दिया नंबर 5, मतलब ये 5वें नंबर की चॉइस है, ठीक है। बी को इसने दे दिया नंबर 3, ये तीसरे नंबर की चॉइस है, ठीक है। जिसे आप लोगों को बोल दें, आपके सामने मान लीजिए गिफ्ट रखे हुए हैं, 5 गिफ्ट रखे हुए हैं आपके सामने, आप लोगों को बोलना है कि सबसे अच्छा गिफ्ट आप लोगों के लिए कौन सा है, तो आप लोग छांट लीजिए उसमें से, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप किस गिफ्ट को दे रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पे किसको दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि छांट लीजिए एक एक करके आप लोगों को, कि सारों को प्रेफरेंस देना है कि सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है, उसके बाद में कौन सा पसंद है। तो इस तरीके से जो ये वोट है, एक सिंगल वोट इन 400 कितने थे, ये यहाँ पे कितने थे, ये थे 4896। तो 4896 में से जो एक आदमी वोट कर रहा है यहाँ पे, वो ऐसे कर रहा है, अपना प्रेफरेंस दे देगा, मान लीजिए इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 4 दे दिया और इसको 1 दे दिया। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसने ई वाले को दिया, ठीक है। तो काउंट वो होगा जिस तरीके से मान लीजिए दूसरा आया, अब दूसरा भी ऐसा करेगा, दूसरे ने क्या किया, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसको दे दिया, ठीक है, सेकंड इसको दे दिया और थर्ड इसको दे दिया, अब फोर्थ इसको दे दिया और फिफ्थ इसको दे दिया। फिर इसी तरीके से तीसरा आदमी आएगा, वो अपना प्रेफरेंस देगा। तो अब देखा जाएगा किस वाले आदमी को फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिले हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको तीसरा आदमी आया, फिर यहाँ से, ठीक है, तीसरा आदमी ने आगे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे दिया, चौथा आदमी आया फिर फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे दिया, या इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो इस तरीके से जिसके पास में फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होंगे, मतलब प्रेफरेंसेस जिसके पास में सबसे ज्यादा होंगे, अब वो आदमी आगे निकल के आएंगे, ठीक है, वो आदमी आगे निकल के आएंगे। फिर उन दोनों के बीच में एक तरीके से लड़ाई होगी, अगर उनको सबसे ज्यादा वोट नहीं मिली है तो, ठीक है। तो फिर उनमें से इलेक्शन किया जाएगा, उनमें से इलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे टोटल प्रोसेस निकल के आता है, जिसके थ्रू यहाँ पे हम वर्क करते हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। अब थोड़ा सा फ्रांस में भी कुछ कुछ हल्का हल्का सा इसी बेस पे किया जाता है। फ्रांस में क्या किया जाता है, जैसे कि वहां पे अभी इलेक्शन हुए थे, तो 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे, 4 कैंडिडेट को किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो फिर से क्या किया, फिर से हट गए, अब 2 कैंडिडेट आ गए यहाँ पे। अब 2 कैंडिडेटों के बीच में यहाँ पे इलेक्शन होगा, अब इनमें देखा जाएगा किसको, अब तो 2 में से तो किसी न किसी को तो 50 से ज्यादा मिलेंगे, नॉर्मल सी बात हुई। अब इनमें से जो चुन के आएगा वो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएगा, जो कि कल वोटिंग डलने वाली है यहाँ पे। तो ये सिस्टम होता है नॉर्मली जो इलेक्शन कराने का, और प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोटिंग कराने का सिस्टम होता है, ये वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हमारे बनते हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरे नंबर पे 35 उनकी एज होनी चाहिए, याद रखिएगा 35 एज होनी चाहिए, एक मैच्योर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है,
लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उनके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कई आदमी ने कमेंट पूछे थे, मैंने लास्ट टाइम जब इसको बताया था कि लोकसभा ही क्यों। लोकसभा इसलिए क्योंकि लोकसभा जो बोलते हैं उसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, मतलब लोगों के इलेक्टेड द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है ये। तो जब लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए आदमी की क्वालिफिकेशन होगी तो तभी तो एक डेमोक्रेसी फॉलो होकर चलेगी, क्योंकि लोअर हाउस में ही जो आदमी होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन करके आते हैं, जो कि आदमियों के द्वारा आते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो लोअर हाउस वाली होनी चाहिए, ये आप लोगों को याद रखना है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, इसके स्टार लगा लीजिएगा। और इसके अलावा क्या होना चाहिए फिर, इसके अलावा होना चाहिए कि देखिए वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वर्क ना कर रहे हो, मतलब कहीं से और ज्यादा, कहीं से और से फायदा ना ले रहे हो, तो कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल इनकी क्वालिफिकेशन हो गई है, जिसके बेस पे यहाँ पे इनको मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात और आप लोगों को याद रखनी है कि इलेक्शन का चक्कर क्या होता है, अगर कोई भी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया है, या तो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, या उनको रिमूव कर दिया गया है इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो गई है और किसी और रीजन से, अगर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट खाली है तो उनका इलेक्शन विद इन 6 मंथ होना ही होना है। 6 मंथ में उनका इलेक्शन होना ही होना है, उनको इलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, तो अगर हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए इनका इलेक्शन होना है, जबकि ऐसी कोई कंडीशन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये ओनली प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर ही है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक तो आप लोगों को ये बताना है प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, और दूसरी प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, किसी को क्षमा करने वाला, अगर किसी को डेथ सेंटेंस वगैरह कोई दिया गया है तो उसको क्षमा करने वाली जो पावर होती है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है, ये दोनों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। ठीक है, और ये भी बताइएगा अगर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है या इम्पीच कर दिया जाता है तो उनकी जगह जो ऑफिस खाली होता है उस टाइम पे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन वर्क करता है, पहले नंबर पे कौन करता है और फिर दूसरे नंबर पे कौन करता है, कम से कम दो बताइएगा। ठीक है ना, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, तो दो कोई अभी यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हो गए ये। तो आइए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला पोर्शन अपना देख लेते हैं। ये तो कंप्लीट इलेक्शन के बारे में हो गया। ये पीआईबी की न्यूज देख लेते हैं। देखिए पीआईबी की न्यूज में यहाँ पे क्या बताया गया है, ये बोला गया ई विन प्रोजेक्ट। ई विन प्रोजेक्ट आप लोगों को याद रखना है, ये ई विन प्रोजेक्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड, हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, और जो एक तरीके से फोकस किस पे किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, मतलब एक तरीके से हमारी क्षमता को सही रखना, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको सही रखना। मान लीजिए आपके, मान लीजिए कहीं पे बॉडी में घाव हो जाता है, कोई कट पिट जाता है तो वो अपने आप रिकवर कर लेती है उसको। ठीक है ना, तो वो सारा काम इम्यूनाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो जो ई विन प्रोजेक्ट है वो इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री का आप लोगों को याद रखना है। तो ई विन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है। ई विन के बारे में कई इस तरीके की डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये क्या करना है, एक तरीके से मतलब इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है ये। इसमें आप लोगों को एक कई चीजें और याद रखनी है। देखिए इसमें 5 कंट्री आज की डेट में, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है और थाईलैंड है। कौन कौन है यहाँ पे, होगा ये फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, और एक और कौन सा रह गया, नेपाल है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री हो गई यहाँ पे, 5 कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेशन में है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो प्रोग्राम है देखिए एक तरीके से कोल्ड चेन का नाम किया गया है। कोल्ड चेन इस तरीके से, जिस तरीके से एग्रीकल्चर में यूज करते हैं ना, टमाटर, आलू या फिर कुछ भी सामान, गेहूं वगैरह रखने के लिए, जिससे वो खराब ना हो, उसी तरीके से मेडिसिन को भी रखा जाता है। तो जो डिजिटाइज करना मेडिसिन को, एक तो सब चीजों का पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, मॉनिटर करना विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से इसको मॉनिटर किया जाएगा और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रहेगी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा ना, तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कितना टेम्परेचर है, क्या क्या है। और दूसरी कंट्री भी सीख सकती है इससे बहुत सारी चीजें, वो भी वहां पे जाके अपने वहां पे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकती है। ओके, अभी स्वच्छ सर्वेक्षण निकल के आया जिसके बारे में हम लोगों ने कल जिक्र किया था। तो पहले तो आप लोगों को यही रिविजन करना है कि कौन सी सिटी सबसे ऊपर थी, कौन सी सिटी सबसे ऊपर थी और कौन सी सिटी सबसे नीचे थी। दो तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। दूसरा आप लोगों को ये बताना है कौन सा स्टेट सबसे ऊपर है। ठीक है ना, स्टार्टिंग के 5 स्टेटों का नाम बताइए जो सबसे ऊपर है। जो मैंने ये सारे क्वेश्चन मैंने
आंसर भी दिए थे, इनका पूछा भी था। ठीक है, 5 स्टेटों का आप लोगों को बताना है, कौन सी सिटी सबसे ऊपर है और कौन सी सिटी सबसे गंदी है। स्टार्टिंग की 3-4 सिटी के नाम बता दीजिएगा। ठीक है, और सबसे गंदी नीचे की 1-2 का बता दीजिएगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब ये बता रहा हूँ मैं कि इसमें वेटेज किस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से काउंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल मार्क्स रखे गए हैं वो 2000 में से दिए जाएंगे। ठीक है, 2000 में से मार्क्स रखे जाएंगे। तो 2000 को 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी रखी है उसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो भी जितना भी मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो घर का कचरा वगैरह होता है उसको किस तरीके से डोर टू डोर उसको कलेक्ट किया जा रहा है। मान लीजिए घर में कचरा है, आप लोग भी जैसे आप लोगों के घर में भी जैसे सब्जी का हो गया या फिर कोई रैपर वगैरह हो गया, पॉलिथीन का हो गया या फिर कोई भी इस तरीके का हो गया, तो किस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल किस तरीके से उसका किया जा रहा है। और ये है ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में जो लैट्रिन वगैरह करते हैं उससे फ्री कौन सा एरिया है यहाँ पे, डेफिकेशन फ्री। तो इन सबको मिला के 45% दिया गया है और 45% के हिसाब से 900 मार्क्स जो इसको दिए गए हैं। ठीक है ना, ये ए वाले पोर्शन को 900 मार्क्स दिए गए हैं। बी वाले में आ गया सिटीजन फीडबैक, जो उस वाले एरिया में जो आदमी रह रहे हैं उनका फीडबैक मांगा गया है। तो उन्होंने जो फीडबैक दिया है उसको 30% दिया गया है। मान लीजिए आपके एरिया में कोई आए, आप रहने वाले हैं दिल्ली के, तो आपसे पूछा गया कि कैसा एरिया है यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये आप लोगों को सही तरीके से चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं, तो उसको इन्होंने 600 मार्क्स दिए हैं। और इसके अलावा फिर जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इनके द्वारा खुद के द्वारा किए गए हैं उसको इन्होंने 25% मार्क्स दिए। ठीक है ना, तो 25% और 500 मार्क्स दिए। तो टोटल मिला के 2000 में से रेटिंग निकाली गई है। इसके अलावा क्या किए गए थे, एसएसएल डिप्लॉय किए गए थे जो आंकलन करते हैं 420 स्पोर्ट्स पे, इतनी लोकेशन 17,500 लोकेशन पे और 434 सिटीज पे। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इनको याद नहीं रखना है। 55 इनको रेगुलर वो कर रहे थे फलाना ढिमकाना। तो ये सब क्लीनलीनेस रिपोर्ट तैयार की गई है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जो याद रखने की जरूरत है वो ये है, ये इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती है कि कितनी किसको वो दिया गया था, ये पूछी जा सकती है। तो सिटीजन का फीडबैक 30% था ओनली, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन 25% था, और जो टोटल डोर टू डोर जो सारा वो किया जा रहा था उसमें था 45%। तो ये वाली चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, ये वाली न्यूज है, एनपीए को खत्म करने के लिए अभी प्रमोगुलेशन किया गया है ऑर्डिनेंस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट में। ठीक है, 2017 प्रेसिडेंट साइन करते ही ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या किस लिए जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है उसको रिकवर करने के लिए या फिर कितना उसको ढंग से काउंट करने के लिए और आगे ना बन सके उसके लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और आरबीआई के हाथ में पावर आ जाएगी, किस तरीके से कमेटी अपॉइंट करनी है, किस तरीके से किसको क्या करना है, मतलब किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में ज्यादा से ज्यादा पावर दी जा रही है आरबीआई को, आप लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खत्म किया जाएगा और किस तरीके से, देखिए बैंकरप्सी कोड इसके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, तो ये भी एक तरीके से दिवालिया जो हो जाते हैं आदमी, किस तरीके से वो दिवालिया हो जाते हैं तो फिर उनको किस तरीके से हैंडल करना है, दिखा देते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। तो वो सारी चीजें, और सरफाइसी एक्ट के तहत भी देखिए पावर दी गई थी बैंकों को कि वो जाके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को बताना है कब आया था ये, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और इसके बारे में हमने जिक्र किया था, इसको डिस्कस भी किया था इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर में, ये डेब्ट रिकवरी एक्ट के बारे में सारी चीजें। तो सारा जो है टोटली ये दिखाया जा रहा है कि जो स्ट्रेस जो एसिड्स हो चुके हैं आज के डेट में बैंकों के ऊपर, इतना ज्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करके चलना है और किस तरीके से कंट्रोल करके चलना है, तो ये सारा यहाँ पे देखा जा रहा है। थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए ऑर्डिनेंस जो होता है ये एक तरीके का एक्ट की तरह ही बिल्कुल काम करने वाला होता है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हम लोग एक्ट बनाते हैं, लोकसभा से पास करते हैं, राज्यसभा से पास करते हैं, प्रेसिडेंट के साइन करवाते हैं, तो ये उसी तरीके का होता है। बस जिस टाइम पे हमारी पार्लियामेंट वर्क नहीं कर रही है और इमीडिएट किसी चीज की जरूरत पड़ गई, तो उस तरीके से हम यहाँ पे इसको ऑर्डिनेंस को लेके आते हैं। ठीक है, और जब भी ये हमारी पार्लियामेंट वर्क करने लगती है तो ऑर्डिनेंस का सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये बताना है ऑर्डिनेंस कितने लंबे समय तक रहता है। ठीक है, इसके बारे में बताना थोड़ा। और यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए कभी भी ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसे ऑर्डिनेंस की पावर बिल्कुल एक्ट की तरह होती है, पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है ऑर्डिनेंस के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देख खुश रहिए और एंजॉय कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।